ये 15 से 17 मई तक जो लाइव था ओली बोर्ड वाला वो पेपर कर लेते हैं। लो करो स्टार्ट। ये ओली बोर्ड का जो सैटरडे को लाइव हुआ उसका सोल्यूशन देख रहे हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का एंटोनिम क्या है? एम्बिग्युअस क्या होता है? जो अनक्लियर हो, जो अस्पष्ट हो। तो इसका एंटोनिम तो यहां दिख ही रहा है आपको, क्लियर। लेंग्दी पता है आपको। फ्रेजाइल का मतलब जो फ्रेल हो या वीक हो, फ्रेल हो या वीक हो, कमजोर को बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटल भी कह सकते हैं। और एक और इसका ऑप्शन जो है वो ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, दूसरा वन वर्ड पूछा है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पक्षी रखे जाते हैं। एवियरी, एवियरी होता है ना। सेंचुरी अभ्यारण्य को बोलते हैं। एपियरी बीज के लिए आता है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मधुमक्खियां रखी जाती है, उसको एपियरी बोलते हैं। तो आपका आंसर इसका आ जाएगा एवियरी। 2। थर्ड फिल इन द ब्लैंक है। आई डैश माई फ्रेंड एट द एयरपोर्ट यस्टरडे, मैंने अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट से कल क्या किया बताना है। कैरीड आउट, वेंट ओवर, सेटअप या पिकड अप। पिकड अप आएगा। कैरीड आउट जो है ना, कैरी आउट का मतलब तो परफॉर्म करना मान लो, या कैरी आउट का पालन करना भी होता है, ठीक है। कैरी आउट जो है वो परफॉर्म करना भी होता है, एग्जीक्यूट करना भी होता है, पालन करना भी होता है। वेंट ओवर जो है इसका मतलब असेस करना है, मूल्यांकन करना कह सकते हो। वेंट ओवर गो ओवर की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इवेल्युएट करना, असेस करना, मूल्यांकन करना। सेटअप जो शब्द है इसका मतलब है स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। और पिकअप मतलब रिसीव करना या कलेक्ट करना, तो ये है रिसीव करना। तो ये कह रहा है कि मैंने फ्रेंड को एयरपोर्ट से कल रिसीव किया या वहां से लिया, लाने के लिए। फैच करना भी कह सकते हो, कलेक्ट या फैच करना इसका मतलब होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा पिक्ड अप, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 कह रहा है शी कुक डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अब देखिए यहां पे ये वाली जो चीज है ना, ये बताएगा क्या आएगा। ये टेंस वाला क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट टेंस बताना है। तो व्हेन के साथ जब जनरली सेकंड फॉर्म आती है तो ये इधर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आता है, जनरली ऐसा होता है। बाकी आपको पढ़कर भी देखना है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करके भी देखना है, समझते हुए करना है। तो जब गेस्ट पहुंचे उस मोमेंट पर क्या हो रहा था वो बताना है। तो वो कुक कर रही थी, कुकिंग का मतलब डिनर कुक कर रही थी। तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? सी, कुकिंग, वॉज कुकिंग। नेक्स्ट नंबर 5। क्लाइमेट चेंज causing sea levels to rise at an alarming rate. Select the alternative that will improve the highlighted part of the sentence. सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है इसको आपको देखना है क्या आएगा। क्लाइमेट चेंज causing sea levels to rise at an alarming rate. जलवायु परिवर्तन जो है वो बहुत भयावह दर से समुद्र का लेवल बढ़ा रहा है या बढ़ा चुका है, ये सब बताना है। आप क्या आएगा? ए या बी या सी या डी? गलती तो है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे कोई वर्ब ही नहीं दे रखी। अब वर्ब नहीं दे रखी इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो नहीं आएगा। बचे हुए 3 ऑप्शन। क्लाइमेट चेंज इज सिंगुलर, सिंगुलर है तो फिर ये हैव नहीं आएगा, हैव तो प्लूरल में आता है। बचे 2, होने को दोनों ही आ सकते हैं, दोनों ही ठीक ही हैं। भी हैज कॉज्ड में कहां दिक्कत है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ गया है, लेकिन ये बात क्या कह रहा है? एट एन अलार्मिंग रेट, इस दर से। अब इस दर से बढ़ चुका है, इसकी जगह इस दर से बढ़ रहा है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए आप करेंगे इज कॉजिंग सी लेवल्स टू राइज। ये आंसर आएगा। जहां भी आपको किंतु परंतु लगे वहां बोलना। नंबर 6 क्या बोल रहा है? एरर बतानी है।
all member of this old age home actively participates in the marathons conducted by the state. All member of this old age home actively participates in the marathons conducted by the state. क्या गलती है? भी मान लो, क्या कह रहे हो? कंडक्ट आएगा? अच्छा, और हाँ, इसमें एरर तो एक ही है भाई। इस सेगमेंट में तो जो हम क्लास में क्वेश्चंस करते हैं उसमें तो मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे देता हूं कि भाई आप है ना करेक्ट बताओ, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। ये तो पूछ रहा है कि वो सेगमेंट बताओ जिसमें एरर है, तो एक ही पार्ट में एरर। अगर एक ही पार्ट में एरर है तो इसका मतलब ऑल के साथ तो मेंबर्स आएगा, ये गलत है। और फिर आगे पार्टिसिपेट्स नहीं आके पार्टिसिपेट, क्योंकि मेंबर्स बहुवचन हो गए। तो इसका मतलब यूँ भी तो कर सकते हैं कि ये वाला ठीक है, इसको सही मान लें और यहाँ पे एवरी मेंबर कर दें। एवरी और ऑल दोनों सेम ही होते हैं। एवरी और ऑल जो हैं वो दोनों सेम ही है। अगर मैं ये कहूँ कि एवरीवन इज बिजी दीज डेज, आजकल हर आदमी बिजी है, तो ये भी कह सकता हूँ ऑल आर बिजी दीज डेज, बात तो एक ही है। तो इसलिए एवरी करके ये नाउन सिंगुलर हो गया, वर्ब सिंगुलर होगी। इसका ट्रांसलेशन ये है कि इस ओल्ड एज होम का जो मेंबर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैराथन्स में, जो सरकार के द्वारा कंडक्ट की जाती है, स्टेट का कंडक्ट की जाती है। स्टेट का मतलब सरकार होता है, राज्य भी होता है, सरकार भी होता है। नंबर 7 कह रहा है समवन इज एक्सप्लेनिंग व्हाई दे आर सो बिजी सेइंग, किसी कोई व्यक्ति एक्सप्लेन कर रहा है कि वही क्यों बिजी हैं, ये कहते हुए कि आई हैव टू किल 2 birds विद 1 stone, कि ये आई हैव टू किल 2 birds विद 1 stone, ये जो है इस कहावत का या फिर इस ईडियम का मतलब क्या है? इस ईडियम से क्या मतलब है? क्या इस ईडियम से मतलब है दे आर प्लानिंग टू बी क्रूअल, दे आर गोइंग हंटिंग, दे आर सॉल्विंग 2 problems विद 1 action, दे आर डूइंग समथिंग इनएफिशिएंटली। एक तीर दो शिकार वाली कहानी है। एक तीर दो शिकार है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दे आर सॉल्विंग 2 problems विद 1 action, एक ही काम से 2 समस्याओं को डील करना। नेक्स्ट, नंबर 8 क्लोज टेस्ट है, देखना। देखो देखिए क्या आना चाहिए। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डैश इन रिलेशन टू द यूएस डॉलर बिकॉज इट फंक्शंस एज द डोमिनेंट ग्लोबल रिजर्व करेंसी। क्या आना चाहिए? मोस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड आर। अब आर के बाद में आपके पास चारों ही ऑप्शन थर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब है तो पैसिव। पैसिव का स्ट्रक्चर है तो सारे के सारे ठीक है, वैसे तो ग्रामर से तो नहीं काट पाओगे ऑप्शंस आप। अब ये क्या कह रहा है कि अधिकांश जो करेंसीज हैं वर्ल्ड में, विश्व में जो अधिकांश मुद्राएं हैं, जैसे भारत का रुपया मान लो या कहीं का मान लो कुछ भी, उन सबको इसके संबंध में या फिर कहें इसकी तुलना में क्या किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। भी ट्रेवल तो मतलब नहीं है, भी मुद्रा की बात आप कर रहे हो तो ट्रेवल तो क्या करोगे करके, लेबल का ठप्पा लगाना होता है। ट्रेजर जो शब्द होता है किसी का, एक तो ट्रेजर होता है खजाना जो नाउन होता है, एक ट्रेजर वर्ब होती है जिसका मतलब है किसी को वैल्यूबल मानना, बहुमूल्य मानना, तो ये वर्ब के रूप में दे रखा है। तो ये तो कह रहा है कि भी यूएस डॉलर जो है उसके तुलना में इनको मापा जाता है। भी भारत सा भी देखिए, कहें कि रुपया गिर रहा है तो रुपया गिर किसके संदर्भ में रहा है, किसके अगेंस्ट गिर रहा है, ये देखना होता है। तो डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है तो डॉलर से ही तो माप रहे हैं आप, तो इसलिए यहां पे आएगा मेजर्ड। अच्छा, एक बात और समझ लेना कि जब भी कोई करेंसी का नाम आएगा वहां द लगेगा। करेंसी का नाम कभी भी आएगा द लगेगा। ये चीजें आपको आर्टिकल टॉपिक में जो बुक्स हैं ग्रामर की मार्केट में उनमें नहीं दी हुई होती चीजें, ये आपको पढ़ने से ही आएंगे, टेक्स्ट पढ़ोगे तो आएगा। करेंसी का नाम होना चाहिए द रुपी, द यूरो, द येन, द डॉलर, इस तरीके से। आगे कंट्रीज ऑफन, अगला देखते हैं। कंट्रीज ऑफन कंपेयर द वैल्यू ऑफ देयर मनी। देश क्या करते हैं, वो अपने पैसे की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं डॉलर से टू डिटरमिन एक्सचेंज रेट्स। इन चीजों को तय करने के लिए एक्सचेंज रेट को, ट्रेड वैल्यू को, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, क्या आएगा अगेंस्ट, थ्रू, अक्रॉस, बिटवीन। क्या आना चाहिए?
अगेंस्ट आएगा, कंपैरिजन के लिए अगेंस्ट आता है। अगेंस्ट केवल के विरुद्ध नहीं होता, अगेंस्ट का मतलब ये भी होता है तुलना में। अगर अभी थोड़ी देर पहले का स्टेटमेंट सुनते मेरे से तो मैंने आपसे कहा था कि भारत का रुपया गिर रहा है, किसके अगेंस्ट गिर रहा है, तो आपने सुना ही नहीं बात को। तो अगेंस्ट आपका आंसर आएगा, तो इसलिए ए आंसर आएगा। तुलना करने के लिए अगेंस्ट आ सकता है, नोट डाउन कर लेना, तुलना करने के लिए अगेंस्ट आ सकता है। नंबर 10, नंबर 10 कह रहा है, दो हो गए ना यहां तक, हाँ। हाउ एवर द डॉलर इट सेल्फ इज ऑल्सो कंपेयर्ड, ये कह रहा है फिर भी, ये सब तो बातें कर, डॉलर ही सबसे बड़ी मतलब स्ट्रांग हो गई, लेकिन अब ये कह रहा है कि हालांकि डॉलर खुद भी कंपेयर किया जाता है इन करेंसीज से, जैसे कि कुवैती दिनार है, बहराइनी दिनार है, इन सब से, तो इन सब से इनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। बताओ, स्ट्रॉन्गर, मस्क्यूलर, माइटी या रॉयल, ये करेंसीज कैसी हैं? ये इसकी तुलना में ज्यादा स्ट्रांग है, तुलना कर रखी है, डॉलर की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग है। मस्क्यूलर तो मांसपेशियों से संबंधित होता है, ठीक है। ये माइटी पावरफुल होता है, रॉयल शाही होता है। आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यहां पे कंपेयर किया गया है, कंपेयर करोगे तो स्ट्रॉन्गर आएगा। समझ में आ गई बात? अगला, इलेवन, क्या आएगा देखो। 11 में कह रहा है यहां से, डिस्पाइट दिस, इस चीज के बावजूद, इसके बावजूद द यूएस डॉलर रिमेन्स द मोस्ट डैश एक्सेप्टेड करेंसी इन इंटरनेशनल बिजनेस। भी डॉलर भी इनके तुलना में, मतलब तुलना होती है इन मुद्राओं से, फिर भी डॉलर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी है। सबसे ज्यादा क्या? ब्रॉड एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड, लेंथी एक्सेप्टेड, ब्रेनी एक्सेप्टेड। भाई एक्सेप्टेड वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब, एडवर्ब बताएगा तो क्या आएगा? वाइडली, वाइडली एडवर्ब है, इसलिए आपका आंसर वाइडली आ जाएगा। ब्रॉड मतलब विस्तृत होता है, चौड़ाई को बोलते हैं, व्यापक होता है। भाई ब्रॉडली हो तो आ जाए। भाई यहां पे एक्सेप्टेड देखिए, एक्सेप्टेड वर्ब है, वर्ब की विशेषता इसका मॉडिफायर चाहिए, इसका मॉडिफायर चाहिए तो एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए तो फिर ब्रॉडली होता तो सोचते, इसलिए वाइडली आ गया। ठीक है, अगला, ट्वेल्व, अमेरिकाज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ये सब हो गया। ट्रांजैक्शंस इन डॉलर्स आर कंसीडर्ड फेयर एंड प्रैक्टिकल, जो भी लेन देन होते हैं डॉलर्स में उनको बहुत ही फेयर और प्रैक्टिकल माना जाता है। सिंस मोस्ट कंट्रीज रिकग्नाइज एंड ट्रस्ट इट्स वैल्यू, क्योंकि अधिकांश जो देश हैं वो इसको पहचानते हैं और इसकी वैल्यू को ट्रस्ट करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू क्या है वो पहचानते भी हैं और इसको विश्वास भी करते हैं। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द डॉलर एक्ट्स लाइक ए कॉमन डैश, इसी कारण से डॉलर जो है वो एक कॉमन, इस तरह की लैंग्वेज के रूप में काम करता है जो कनेक्ट करता है बिजनेसेस को, मार्केट्स को, इकोनॉमीज को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में। क्या आएगा? फिर लैंग्वेज कैसी है? लव लैंग्वेज थोड़ी ना है, प्रेम की भाषा थोड़ी ना है, फाइनेंशियल बात कर रहे हैं, क्योंकि लेन देन की बात कर रहे हो, इसलिए आपका आंसर यहां पे आ जाएगा फाइनेंशियल। टेम्परामेंटल जो होता है वो टेम्परामेंट से संबंधित होता है। टेम्परामेंट का मतलब मूड है आपका। भी आप कहते हो ना कि टेम्पर सुना होगा आपने, टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर्ड, तो वो टेम्परामेंटल है, कि टेम्परामेंट का मतलब है आपका मूड जो है वो बैलेंस अगर है तो आप कह सकते हैं कि भाई ये मतलब टेम्पर लूज नहीं करता, वो टेम्परामेंटल है, मूड से रिलेटेड। अगला, ये आपका क्लोज टेस्ट पूरा हो गया। लास्ट में बताना मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। ये बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड बताना है, क्लियर एक्सप्लेनेशन, एकदम स्पष्ट रूप से कोई व्याख्या की गई हो, उसको क्या बोलते हैं? ABCD, इंसेसेंट, पैलेटेबल, एनाल्जेसिक, एक्सपोजिशन। ठीक आएगा। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक दवा। एनाल्जेसिक जो शब्द है इसका मतलब होता है दर्द निवारक दवा, ये होता है पेन किलर, इसका मतलब है पेन किलर, ये तो नहीं आएगा। बचा क्या? इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, नॉन स्टॉप,
पैलेटेबल का मतलब होता है टेस्टी, स्वादिष्ट। ये आएगा एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है क्लियर एक्सप्लेनेशन। ये इसलिए करा रहा हूं कि बताना मुझे कि 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, और ये हर वीक करवा दूंगा आपको मैं, सैटरडे वाला। कभी अपन टेक्स्ट बुक का ले लेंगे, कभी इसका ले लेंगे। चले आगे। अब ये साथ साथ ही चल रही है चीजें। अब आपको वन वर्ड जब मैं कराऊं तो एनाल्जेसिक आपको याद रहना चाहिए, पैलेटेबल आपको याद रहना चाहिए, इंसेसेंट याद रहना चाहिए। नेक्स्ट 14 कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। मतलब ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा है। आप इसमें से निकालने का शुरू करोगे तो कुछ गलत करके आओगे। आपका आंसर आएगा कल्चर। आप कहोगे कि नहीं सर ये तो बाकी सारी स्पेलिंग गलत लग रही हैं, लेकिन फिर फंस जाओगे कि एडवेंचर भी तो ऐसे लग रहा है आपको, लेकिन एडवेंचर स्पेलिंग गलत है, लेकिन आपको लगेगा ऐसे। तो आप पूरा पढ़ो इसको क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब ये जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स दे रखे हैं इसके अंदर, इस पूरे स्टेटमेंट में, इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो सही है। तो अब इनमें से सही करके लिखा है इसने, कौन सी स्पेलिंग सही है। एक्सप्लोरिंग की स्पेलिंग तो सही यहां पे थी, ये गलत कर दी इसने, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं आएगा अपना। ठीक है, थोड़ा सा नया जो है ना पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें भी आ सकती हैं। कल्चर की स्पेलिंग यहां गलत थी तो ये सही हो गई, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर तो एक ही आएगा। फिर भी देखो अगला है एडवेंचर। एडवेंचर को इसने URES है, यहां पे ERS कर दिया, गलत हो गया। और फिर क्या बचा, एक बचा ट्रैवल, ट्रैवल को W कर दिया तो ये गलत हो गया। तो आपका आंसर आ जाए कल्चर। 15 क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। ये बड़ा आसान प्रोसेस है। पैसिव वॉइस में देखो विल अनाउंस दे रखा है, तो विल का पैसिव विल भी बनता है भाई, मॉडल का पैसिव बी लगकर बनता, तो विल भी कहां है वो देख लो। विल भी यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। अब आप देखो म्युनिसिपल अथॉरिटी जो है वो शुरू में तो नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहां पे दे रखा है सब्जेक्ट, तो ये काट दो, बचा हुआ आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला 16 कह रहा है कि होमोनिम कौन सा यूज हुआ है। मतलब एक वर्ड दे रखा है क्रेन, अब क्रेन का होमोनिम इसमें कौन सा है। होमोनिम का मतलब जिस अंदाज में इसको इस सेंटेंस में यूज किया गया है उससे अलग तरीके से इनमें से किस सेंटेंस में यूज किया गया है। होमोनिम का मतलब समझते ही हो आप कि एक वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो है तो क्रेन सब में, लेकिन क्रेन यहां किस रूप में है। ये क्रेन कौन सी है, ये उठाने वाली है क्रेन, जो सामान उठाती है, भारी सामान उठाती है। तो इसका मतलब इनमें से जहां भी भारी सामान उठाने वाला है वो तो आंसर नहीं आएगा, आंसर वो आएगा जो कुछ अलग है। कौन सा लिखूं, द क्रेन स्टूड क्वाइटली नियर द लेक, द टॉल क्रेन मूव्ड स्लोली अबाउट द बिल्डिंग, द क्रेन रेज्ड द मटीरियल्स टू द टॉप फ्लोर, द क्रेन कैरीड द लोड अक्रॉस द साइट। ये आ जाएगा। क्रेन का मतलब सारस भी होता है, एक पक्षी का नाम भी होता है, तो ये सारस है जो झील में चुपचाप से खड़ा हुआ था। ठीक है, ये आंसर आएगा। 17 कह रहा है मतलब वो है PQRS वाला, ABCD के रूप में दे रखा है। देखो देखें, ये ऑप्शन से किया करो भाई। ऑप्शंस में D-C-D-B है, दो बार फ्रीक्वेंसी D की है, तो D से स्टार्ट करने की सोचो, देखिए हो सकता है क्या। D में दे रखा स्टैंडिंग अब्रप्टली, अचानक से उठते हुए। अब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, अचानक से उठते हुए। पैट्रिक पुल्ड अ सिगरेट, पैट्रिक ने एक सिगरेट निकाली, एंड शफल्ड ओवर टू हिज ऑफिस विंडो, और वो पैर घसीटते हुए या धीमे धीमे गया ऑफिस विंडो के पास। शफल जो है, शफल ओवर जो दे रखा है, इसका मतलब है धीमे धीमे चलना, ट्रज कह सकते हो इसको, TRUDGE। इसका सिनोनिम जो होता है वो ट्रज होता है, TRUDGE, धीमे धीमे चलना, पैर घसीटते हुए चलना। तो अचानक से उठा, और अचानक से उठकर जो ऑफिस में बैठा था, ऑफिस की विंडो के पास गया। D से स्टार्ट हो सकता है क्या, इसको पढ़ के क्या लग रहा है, हो सकता है क्या, हो सकता है। C से और B से और देखो, द व्यू वॉज ब्लीक, जो दृश्य था, अब विंडो के पास तो गया है पहले, उसके बाद उसने खिड़की से दृश्य देखा होगा, इसका मतलब यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो C से स्टार्ट नहीं होगा। फिर बचा B, एज ही लिट अप,
जैसे उसने सिगरेट जलाई, अब ये लिट अप जो है ये सिगरेट जलाने के लिए है, सेकेंड फॉर्म दे रखी है लाइट की। अब ये ही किसके लिए पता नहीं, तो बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, बचे दो ही ऑप्शन। अब डी के बाद सी आएगा कि ए आएगा, ये देखना है। ए में कह रखा है अ गुड डे टू प्लान ए मर्डर, पैट्रिक थॉट ब्लैकली। ब्लैकली का मतलब है बहुत ही क्या कह सकते हो, ग्लूमीली कह सकते हो, मिनेसिंगली कह सकते हो, है ना, मतलब कटुता से, बिटरली कह सकते हो। तो पैट्रिक ने बहुत ही कटु भाव से, शत्रुतापूर्ण भाव से कहा कि अच्छा दिन है मर्डर की योजना बनाने का, कि किसी की हत्या करना चाह रहा था तो इसको लगा कि अच्छा दिन है। तो ये इसकी फीलिंग कैसे आई कि ये दिन ठीक रहेगा, तो ये जो है ना पहले विंडो के पास गया और इसने फिर दृश्य देखा, तो दृश्य ब्लीक था। ब्लीक का मतलब होता है ग्लूमी, सैड, है ना। अब कैसे, एज ग्रे क्लाउड्स रोल्ड इन फॉर्म ओवर द ओशियन, महासागर से, ओशियन से वो उठ रहे थे ब्लैक क्लाउड्स, है ना। तो इसको लगा कि इस प्रकार के मौसम में इसको मार देंगे तो पता किसी को लगेगा नहीं, इस तरह कुछ हो जाएगा। तो काले बादल उठ रहे थे, ऐसा देखकर उसको लगा कि ये जो है अच्छा दिन रहेगा मर्डर के लिए। तो आपका जो आंसर है क्या आ जाएगा, पहले डी आएगा, उसके बाद सी आएगा, तो आपका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है। 18 आसान सा ईडियम दे रखा, बहुत बार आ चुका पहले। कह रहा है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, जितना कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग ही कोट काटो, जितना साधन है उसी में जीवन व्यतीत करो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए, टू एडजस्ट एक्शंस अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने आपके पास उपलब्ध संसाधन हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने एक्शंस को एडजस्ट करो। फिर पूछा है डायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा इनमें से, डायरेक्ट स्पीच बताना है। सेंटेंस है द ऑफिसर वार्न्ड दैट इफ एनीवन ट्राइड टू ब्रेक द रूल्स स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। आपको पता है कि वुड चेंज किस में हो जाता है, विल में, मतलब विल का वुड होता है। और ये सेकेंड फॉर्म दे रखी है ट्राइड, तो ट्राई फर्स्ट फॉर्म होगी। तो फर्स्ट फॉर्म हो और विल हो, वो देखो ऑप्शन कौन सा है। तो यहां तो ट्राइड दे रखा है, काट दो। यहाँ ट्राइज दे रखा है, विल दे रखा है, हो सकता है। यहाँ पे भी ट्राइज दे रखा है लेकिन वुड दे रखा है, काट दो। यहाँ पे ट्राई दे रखा है जबकि एनी वन सिंगुलर है, तो ट्राइज होना चाहिए, ये भी काट दो। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट 20 पूछ रहा है सबसे एप्रोप्रिएट सिनोनिम कौन सा है डिवाउट का। डिवाउट, पायस, क्या होता है डिवाउट। डिवाउट का मतलब होता है जो व्यक्ति रिलीजियस टाइप का हो, बहुत धर्मपरायण व्यक्ति हो, उसको पायस बोलते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, बाकी बचे ऑप्शंस में सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष है, प्रफेन है, ये ईश निंदा से संबंधित होता है। एक प्रफेनिटी वर्ड लिखवाया हुआ मैंने, सैक्रिलीज करके ऐसा, तो वो वाला। और अनगॉडली है, हाँ हो जाएगा इसका। अनगॉडली भी जो रिलीजियस नहीं हो, जो धार्मिक नहीं हो। 21 वाई डोंट यू टेक अ ब्रेक ही सेड, उसने कहा कि तुम ब्रेक क्यों नहीं लेते। ही रिकमेंडेड दैट आई डैश अ ब्रेक। देखो, हाँ ये करो, देखें आप। एक और ऑप्शन है टू टेक, टुक, टेक, टेकिंग, टू टेक। टुक आएगा, सबका टुक क्या आ रहा है, नहीं आएगा, टेक आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मूड है। इसमें यह होता है कि जब रेकमेंड आ जाता है या डिमांड आ जाता है या सजेस्ट आ जाता है, आगे जो क्लोज बनता है उसमें बेस फॉर्म आती है। अच्छा ये तो ठीक है, तुम्हें टुक लगा ऐसे कि ये रेकमेंडेड देख के। आपका यहां पे ऐसा भी हो सकता था कि यहां अगर ही होता मान लो, है ना, और एक ऑप्शन में कर देता टेक्स लास्ट में, तो तुम और कंफ्यूज हो जाते कि ही के साथ तो टेक्स आएगा, नहीं आएगा, ही के साथ भी टेक ही आएगा, बेस फॉर्म ही आएगी, सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं इसको। तो उसने रेकमेंड किया कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, ऐसा है। तो रेकमेंड हो, सजेस्ट हो, डिमांड हो, उनमें ये वाला केस आता है, सब्जेक्टिव मूड आता है। तो आंसर आ जाएगा इसका टेक। यस, अब देख लो इसके अंदर दे रखा है, सही है निशान। अगला 22 प्लॉजिबल का एंटोनिम बताना है।
प्लॉजिबल। क्या होता है प्लॉजिबल? है ना, प्लॉजिबल प्रशंसनीय नहीं होता। प्लॉजिबल का मतलब होता है जो फिजिबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो वर्केबल हो, जो व्यवहारिक हो, जो होने योग्य हो। ठीक है। और एब्सर्ड इसका आंसर आ जाएगा जो बेहुदा हो, बेतुका हो, जो लगे कि यार ये तो नॉनसेंस ही कर रहे हो, ये थोड़ी ना हो सकता है, वो है एब्सर्ड। हम्बल विनम्र, क्वाइट शांत, डिस्टेंट दूर। नेक्स्ट 23 में पूछा है द इंजर्ड प्लेयर वॉज कैरिड ऑफ द फील्ड बाई हिज टीममेट्स, एक्टिव वॉइस बताना है। तो वॉज कैरिड किसका पैसिव होता है? सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म किस में है? इसमें सेकंड फॉर्म देखो, ए में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। 24 द सेंस ऑफ डैश एंड काम एट हिज कोर रिटर्न्ड एज हर एनर्जी फ्लॉड थ्रू हिम। एंड के बाद और एंड से पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। एंड अपने दोनों साइड में सेम चीजें लेता है। अगर यहां नाउन है तो यहां नाउन आएगा, यहां एडजेक्टिव है तो यहां एडजेक्टिव आएगा, यहां वर्ब है तो यहां भी वर्ब आएगा, ऐसा चलता है। तो काम क्या है? द सेंस ऑफ डैश एंड काम, यहां पे काम जो है वो नाउन है, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है ताकि ऑब्जेक्ट लगता है। नाउन है तो देखो इसमें से रेस्टफुल जो है वो तो नाउन नहीं है, फुल लगा रखा है। अनडिस्टर्ब्ड है, ये भी नाउन नहीं है। ये दो बचे। अब काम आ गया तो कामनेस तो नहीं आएगा, सेम ही चीज, तो क्या बचा? पीस एंड काम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एन अलाइनमेंट ऑफ 3 सेलेस्टियल बॉडीज। इसने बताया भी है, ये बता दिया है, इसका मतलब स्पेलिंग तो निकालो ही निकालो, और वन वर्ड भी लिख लेना है इसका। यहां तो स्पेलिंग पूछिए, क्या पता वन वर्ड आ जाए। अलाइनमेंट का मतलब है सीधी रेखा में आना। 3 सेलेस्टियल का मतलब होता है जो खगोलीय हो, और बॉडीज मतलब पिंड। तो 3 खगोलीय पिंड एक ही रेखा में आ जाए। जैसे कई बार ये जब लूनर एक्लिप्स और ये सब होता है तब भी होता है ना ऐसा। जैसे सन है, अर्थ है, मून है, ये तीनों एक ही रेखा में है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? हैं? कौन सा लगाऊं? ये लगाऊं? कैसे? ऐसे देखा हुआ है या फिर तुक्का लगा रहे हो? देखा हुआ है। सिजजी बोलते हैं इसको, सिजजी, SYZYGY, SYZYGY, सिजजी। ओ सॉरी, मेरा गलत हो गया क्या? अच्छा सही बोल रहा हूँ क्या? मैंने कहा क्या बोल दिया? SYZYGY, सिजजी। तो ये वन वर्ड भी आ सकता है आपके। तो ये तो एक पेपर करवा दिया मैंने जो ओली बोर्ड में पूछा गया था इस बार।